पैसा आज की दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से एक है। अगर आज की मॉडर्न सोसाइटी में पैसा ना हो तो कोई भी एक्टिविटी करना नामुमकिन के बराबर है। पैसे से आप खाना खरीद सकते हो, पहनने के लिए कपड़े खरीद सकते हो और एक तरीके से सरवाइव भी कर सकते हो। पर ऐसा क्यों है? क्यों एक कागज के बदले रेस्टोरेंट का ओनर आपको खाना देने के लिए रेडी हो जाता है? आखिर कागज क्लियरली अपने आप में कोई वैल्यू का नहीं है, पर अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो जी ही नहीं पाएंगे। क्यों पूरी दुनिया पैसे पे घूमती है, उसे जानने के लिए पैसे की हिस्ट्री जानना बहुत ही जरूरी है। 5000 सालों से हम किसी फॉर्म का पैसा इस्तेमाल करते आ रहे हैं, पर उससे पहले एक और तरीके से लोग लेन देन करते थे। चीजों की ही लेन देन होती थी। चीजों की लेन देन को हम इंग्लिश में बार्टर सिस्टम बोलते हैं। इस सिस्टम को बेटर एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। 5000 साल पहले किसी मामूली गांव का। अगर इस हाइपोथेटिकल गांव के वीट फार्मर को एक नया प्लाव या कोई इक्विपमेंट चाहिए होता जिससे वो खेती कर सके, तो वो फार्मर ब्लैकस्मिथ के पास जाता और प्लाव के बदले अपने गेहूं का कुछ हिस्सा ब्लैकस्मिथ को दे देता। और अगर वो सेम ब्लैकस्मिथ को नए कपड़े चाहिए होते, तो वो ब्लैकस्मिथ गांव के टेलर को वही थोड़े से गेहूं के बदले अपने लिए नए कपड़े खरीद लेता। पर ये सिस्टम के प्रॉब्लम्स काफी सारे हैं। फर्स्टली, अब किसान को गेहूं तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे ही मिलेगा। साल के बाकी सब समय उसकी बाइंग पावर काफी कंस्ट्रेंड रहेगी। सेकेंडली, ट्रांजैक्शंस काफी लिमिटेड हो जाते हैं स्कोप में। फॉर एग्जाम्पल, अगर वही गांव में किसी सोल्जर को ब्रेड चाहिए, पर उस सोल्जर को गांव के बेकर को देने के लिए अभी एक सिर्फ पुराना हथियार है, पर बेकर को अभी हथियार नहीं, नए कपड़े चाहिए। अब उस सोल्जर को ऐसे तो गांव के टेलर को कन्विंस करना होगा कि वो उसे उसके पुराने हथियार के बदले उसके बनाए हुए कपड़े वो सोल्जर को दे दे, ताकि फिर वो सोल्जर कपड़े लेकर बेकर के पास जा सके और अपने लिए ब्रेड ले सके। इतना कंफ्यूजिंग और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस का मतलब ट्रांजैक्शंस ही काफी लिमिटेड होते थे। इन्हीं लिमिटेशंस को सॉल्व करने के लिए एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन हुआ कमोडिटी मनी की तरफ। जो अनडिफरेंशिएटेड चीजें ज्यादा क्वांटिटीज में लोग यूज करते थे, वो चीजें एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज जैसे यूज होने लगी। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेन्स, कॉपर। इससे काफी बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हुए। ट्रांजैक्शन सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हुए। अब वो फार्मर हो या सोल्जर, सभी लोग एक कॉमन वस्तु के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करने लगे। इस सिस्टम के लिमिटेशंस थे लैक ऑफ ट्रस्ट एंड स्टैंडर्डाइजेशन। अब सब सिल्वर या कॉपर एक ही प्योरिटी का तो नहीं होता, और इस सिस्टम में इंसेंटिव भी होता था चीट करने का। अगर कोई अपने पास बड़ा कॉपर डाइल्यूट कर दे बस उतने अमाउंट तक कि लोगों को पता ना चल पाए, तो उस व्यक्ति की बाइंग पावर बढ़ जाएगी और सेलर्स को नुकसान झेलना पड़ेगा। ऐसा मिलावटी काम लोग ज्यादा करने लगे तो बाकी लोगों में धीरे धीरे डिस्ट्रस्ट पैदा होने लग जाएगा कि जो कॉपर यूज करा जा रहा है फॉर करेंसी वो मिलावटी है। और जितना डिस्ट्रस्ट ज्यादा, यानी उतने ट्रांजैक्शंस कम, एंड एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कम। इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एंशिएंट रीजनल पावर्स एंड किंग्स इंट्रोड्यूस करने लगे मिंटेड मेटल कॉइन्स। हर एक कॉइन एक फिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स, प्योरिटी और वेट का हुआ करता था, यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड। और उस प्योरिटी की गारंटी वो कॉइन पे स्टैम्प्ड किंगडम के सील यानी कि मोहर से की जाती थी। वन ऑफ द फर्स्ट सच कॉइन्स जो डिस्कवर हुआ था, वो था एक किंगडम का कॉइन जिसका नाम लिडिया था, मॉडर्न डे टर्की में। लिडियन कॉइन एक सिल्वर के एलॉय से बना जाता था, आज से करीब 2700 साल पहले, 600 बीसी में। कॉइन्स की एक प्रॉब्लम थी कि इन्हें मैनेज करना मुश्किल हो जाता था। अगर आपको एक बड़े वैल्यू की चीज़ कॉइन्स में खरीदनी हो, तो वो ढेर सारा कॉइन सेलर के पास ट्रांसफ़र करना एक बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है। आज का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपको आईफोन 14 प्रो सिर्फ 1 रुपये के कॉइन्स में खरीदना हो, तो वो कॉइन्स का वेट लगभग 560 किलो होगा। कॉइन्स की इस लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए चाइना की टैंग डायनेस्टी में लगभग 1300 साल पहले 700 एडी में पेपर मनी का इन्वेंशन हुआ। कॉइन्स लोग गवर्नमेंट को दे के उसके बदले पेपर मनी एक्सेप्ट करने लगे। द पेपर मनी वॉज बैक बाय कॉइन्स या मेटल, यानी किसी भी समय पेपर का एक्सचेंज वापस कॉइन से हो सकता था। पेपर मनी का ग्रेजुअल अडॉप्शन हुआ ड्यूरिंग द मंगोल एम्पायर इन 13th सेंचुरी इन प्रेजेंट डे चाइना, मंगोलिया एंड सम ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूरोप। क्योंकि मंगोल एम्पायर इतना बड़ा था, हल्के पेपर मनी को ज़्यादा डिस्टेंस कैरी करना कन्वीनियंट था।
हालांकि पेपर मनी के काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए। गवर्नमेंट्स चाइना में ज़्यादा पेपर मनी प्रिंट कर देती थी, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ता था और लोगों का ट्रस्ट पेपर मनी में कम हो जाता था, और फिर लोग वापस मेटल कॉइन से ट्रांजैक्शंस करने लगते थे। मार्को पोलो, जो एक बहुत ही रिनोन्ड एक्सप्लोरर थे, उन्होंने चाइना में ट्रैवल करने के बाद इंट्रोड्यूस किया द कंसेप्ट ऑफ बैंक नोट्स यूरोप में। लेकिन पेपर मनी का वाइड स्केल अडॉप्शन यूरोप में काफ़ी देर से हुआ। थोड़े स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट्स पेपर मनी के साथ हुए, पर वो ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाए। फॉर एग्जाम्पल, साल 1661 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने बैंक नोट्स लॉन्च करे, जो कॉपर से बैक्ड थे। पर वो सेंट्रल बैंक ने एक गलती की, उन्होंने ज़्यादा बैंक नोट्स छाप दिए, उनके पास पड़े कॉपर के वैल्यू से कई ज़्यादा। ये काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस होती थी सेंट्रल बैंक्स की, पर ये प्रैक्टिस बैकफायर तभी होती थी जब बहुत सारे लोग अपने बैंक नोट्स लेकर सेंट्रल बैंक के पास आते और कॉपर या गोल्ड का डिमांड करने लगते। उस केस में बैंक के पास आपको उनका प्रॉमिस कॉपर या गोल्ड देने की क्षमता नहीं होती थी, और फिर बैंक बैंकरप्ट हो सकता है। और यही हुआ स्वीडन के सेंट्रल बैंक के साथ, जो 3 साल बाद यूरोप्स फर्स्ट बैंक नोट इशू करने के बाद ही बैंकरप्ट हो गया। 17 एंड 1800s में पेपर मनी का अडॉप्शन तेजी से होने लगा। इंग्लैंड, फ्रांस और नेदरलैंड्स के सेंट्रल बैंक्स ने पेपर मनी इंट्रोड्यूस किए। इसी समय आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, ट्रेड अक्रॉस द अटलांटिक ओशन भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और हल्का पेपर बहुत ही इफेक्टिव प्रूव हुआ एज करेंसी। जैसे इंटरनेशनल ट्रेड वॉल्यूम्स बढ़े एंड विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 1800s, थोड़े नेशंस वर्ल्ड ट्रेड एज वेल एज जियो पॉलिटिक्स डोमिनेट करने लगे, और साथ ही साथ इन नेशंस की करेंसीज भी डोमिनेट करने लगी। बिकॉज एक वर्ल्ड सुपर पावर की करेंसी वॉज व्यूड एज अ स्टेबल करेंसी, इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिजनेस इन्हीं करेंसीज के द्वारा होने लगा। इन्हीं करेंसीज को रिजर्व करेंसीज बोलते हैं। पोर्चुगल, स्पेन, नेदरलैंड्स, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन की करेंसीज एक टाइम की रिजर्व करेंसीज हुआ करती थीं। बट एज द नेशंस इकोनॉमीज डिक्लाइन, रिजर्व करेंसी का स्टेटस उनकी करेंसीज ने खो दिया। 1920 से वर्ल्ड वॉर वन और स्पेशली वर्ल्ड वॉर टू जीत जाने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स की करेंसी बन गई द मोस्ट डोमिनेंट करेंसी इन द वर्ल्ड। सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड करने के लिए यूएसडी यानी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया को सऊदी अरेबिया से ऑयल खरीदना हो, तब इंडिया सऊदीज को रुपीस नहीं, डॉलर देता है, और ऐसे ही ट्रांजैक्शंस कैरी आउट करने के लिए कंट्रीज डॉलर के रिजर्व्स रखती हैं, हेंस द नेम रिजर्व करेंसी। मोस्टली अभी तक जो करेंसीज होती थीं, वो गोल्ड या कोई और मेटल से बैक्ड होती थीं। कंट्रीज प्रिंट करती थी उतने बैंक नोट्स जितने वैल्यू का उनके पास मेटल होता था। पर यह चेंज हुआ 1971 से, जब यूनाइटेड स्टेट्स के तभी के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने डिक्लेयर किया कि यूएस डॉलर गोल्ड या कोई और मेटल से बैक नहीं होगा। मतलब यूएस गोल्ड रिजर्व्स पर रिलाय करे बिना डॉलर छाप सकता है। इस करेंसी को फिएट करेंसी बोला जाता है। और इसी तरह बाकी कंट्रीज भी 1971 से उतना करेंसी जनरेट करती हैं एवरी ईयर जितना उनके इकोनॉमिक गोल्स रिक्वायर, ना कि जितना गोल्ड या सिल्वर उनके पास हो। और अगर कंट्रीज इररिस्पॉन्सिबली ज़्यादा पैसा प्रिंट करते हैं, तो उनका हाल जिम्बाब्वे या वेनेजुएला जैसे हो सकता है, जहाँ की करेंसीज वर्थलेस हो चुकी हैं हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से। यूएस डॉलर का रिजर्व फियाट करेंसी होने से यूनाइटेड स्टेट्स को काफ़ी इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल एडवांटेजेस मिलते हैं। यूएसए इन्फ्लेशन बढ़ाए बिना कंपैरेटिवली बाकी देशों से ज़्यादा करेंसी प्रिंट कर सकता है, और काफ़ी कंट्रीज़ को यूएसए सैंक्शंस लगा के डॉलर से एंड इफेक्टिवली ग्लोबल ट्रेड से ब्लॉक कर सकता है, जैसे हाल ही में रशिया और ईरान। 1800 से जैसे जैसे नेशन स्टेट्स और उनकी करेंसीज और पावरफुल होती जा रही थीं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ने भी पैसे को बदल दिया। शुरुआत हुई टेलीग्राफ से। 1872 में अमेरिका के वेस्टर्न यूनियन ने वायर ट्रांसफ़र का सिस्टम सेटअप किया, जिससे बैंक्स टेलीग्राफ सिस्टम के द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके और पैसा ट्रांसफ़र कर सके। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा पॉसिबल हुआ कि पैसा का मूवमेंट लोगों के मूवमेंट से ज़्यादा तेज था। विद एडवांसमेंट्स इन टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी एंड अदर टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न पैसे और पेमेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए, जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स इन 1950s, डिजिटल वॉलेट इन 1990s, क्रिप्टो करेंसीज इन 2009 और यूपीआई इन 2016। यूपीआई की ग्रोथ 2016 से एक्सपोनेंशियल रही है। 2022 में 7,400 करोड़ ट्रांजैक्शंस यूपीआई से हुए, 90% ग्रोथ ओवर 2021।
यूपीआई इतना सक्सेसफुल रहा है कि थोड़े फॉरेन नेशंस भी यूपीआई एक्सेप्ट करने लगी हैं। एंड इजी रियल टाइम फ्रिक्शन फ्री पेमेंट्स का मतलब ज़्यादा ट्रांजैक्शंस, ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी और ज़्यादा तरक्की। So this was a brief, simple summary of the history of money. If you enjoyed this video, please like, comment and subscribe. Thank you for watching. Bye for now.